कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। इस भीड़ बड़ी संसार में मैं अकेला हूँ। मैं ही क्या, संसार के सभी व्यक्ति अकेले हैं। सारा संसार एकाकी है। चिंतन की धारा इससे आगे और बढ़ती है। अभी तक मैं अकेला था, अकेला ही था। मैं क्या, संसार का हर व्यक्ति एकाकी था। मैं ही क्या, हर व्यक्ति सबसे भिन्न है। सब पृथक है, सब अनोखा है। आज हमारे लिए उस भावना की बात करना है, जिस भावना को मैं कल तक भा रहा था। वो भाने वाला कौन है? उस भावनाओं को प्राथमिकता देने वाला कौन है? अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इस प्रश्न को अपने मन से पूछो। अंदर से उत्तर आएगा, मैं एक आत्म तत्व हूं। ज्ञाता दृष्टा मेरा काम है। उस आत्म तत्व की जिसको पहचान हो जाती है, वही अन्यत्व भावना को भाने का अधिकारी होता है। मेरे समान संसार में और कोई नहीं है। जहां जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां जहां तक मैं इन चर्म चक्षुओं से देख पाता हूं, वहां मुझे व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन संत कहते हैं, अब तुम व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति के रूप में परमात्मा हो। इस परमात्मा आत्मा की अनुभूति करना ही आत्मा देह से भिन्न होती है। इस आत्मानुभूति का नाम भिन्न भावना है। मेरा किसी से मेल नहीं है, मेरा किसी से मेल नहीं खाता है। मैं सबसे अनोखा हूं। इस अनोखेपन का जो रसास्वादन करता है, वही भिन्न भावना को भाता है। जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है, वो अज्ञानी है, और जिसकी दृष्टि मर्म पर होती है, वो ज्ञानी है। चर्म पर दृष्टि रखना अज्ञानता का प्रतीक है, और अध्यात्मता का प्रतीक मर्म पर दृष्टि रखना। चर्म पर दृष्टि हमारी आज तक अनादिकाल से बनी है। जब तक मैं देख रहा हूं और जिसको देख रहा हूं, पर उसको देखने वाला कौन है? उसको पहचानने वाला कौन है? संत कहते हैं, तुम मैं कौन हूं इसको जानो। मैं कौन हूं इसको पहचानो। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि पहचानने वाले की ओर चली जाएगी, तुम्हें फिर ज्यादा उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चर्म नहीं मर्म को देखो। चर्म नहीं मर्म को देखो। एक बार ऐसा हुआ, राजा जनक के दरबार में तत्व उपदेश देने की दृष्टि से अष्टावक्र का आगमन हुआ। बड़े सम्मान और आदर के साथ अष्टावक्र को बुलाया गया राजसभा में। और जैसे ही राजसभा में अष्टावक्र पहुंचते हैं, तो सारी सभा उनको देख करके हंसने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। अष्टावक्र ने सबको सहन करते हुए अपने सिंहासन को ग्रहण किया। और जैसे ही राजा जनक ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भगवान आप मुझे तत्व उपदेश दें, क्योंकि अष्टावक्र वेदांतों के ज्ञाता थे, ऋषि मुनियों की श्रेणी में आने वाले थे। और इसी हैसियत से उनको राजसभा में बुलाया गया कि तुम मुझे तत्व का उपदेश दो। तो जैसे ही राजा जनक ने निवेदन किया कि महाराज आप मुझे तत्व का उपदेश दें, छूटते ही अष्टावक्र ने कहा कि मैं ज्ञानियों की सभा में उपदेश देता हूं, चमारों की सभा में नहीं।
मैं ज्ञानियों की सभा में उपदेश देता हूं, चमारों की सभा में नहीं, क्योंकि जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है वो चमार होता है, और जिसकी दृष्टि आत्मा के रूप स्वरूप पर होती है वो ज्ञानी होता है। सारी सभा स्तब्ध रह गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई राजसभा में ऐसे अपशब्द कहने का। कोई प्रतिक्रिया हो इससे पहले राजा जनक खड़े होकर के विनम्रता से हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज, आपने चमारों की सभा किस अपेक्षा से कह दिया। देखो, विनम्रता साथ में झलक रही है। राजा जनक समझ रहा है कि इनने किस उद्देश्य से कहा है, फिर भी सभा को स्थिर रखने के लिए, सभा को संभालते हुए विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए कहा कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरी राजसभा को चमारों की सभा कैसे कह दिया। तो अष्टावक्र बड़ी विनम्रता से कहते हैं, जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है वो चमारों की सभा नहीं तो और क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, और इस मेरे शरीर को आप देख करके हंस रहे हो, तो मैं आपको क्या कहूं, चमार नहीं कहूं तो क्या कहूं। बंधुओं, जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है उसकी दृष्टि मर्म पर नहीं होती है, और जिसकी दृष्टि मर्म पर होती है उसकी दृष्टि चर्म पर नहीं होती है। चर्म पर दृष्टि होने का मतलब है हमारे बाहर के रूप को देखना, और मर्म पर दृष्टि का मतलब है रूप पर नहीं, अंदर के स्वरूप को और दृष्टि रखना। आत्मा के स्वरूप पर जिसकी दृष्टि होती है, आत्मा के रूप को जो जानता है, वो संसार में अन्यत्र भावना का भाने का अधिकारी हो जाता है। अन्यत्र भावना हमें यही संदेश देती है, कल तक तुम एक शरीर के रूप में थे, अकेले थे, भीड़ भरे संसार में हर व्यक्ति अकेला था। अब तुम्हारा चिंतन थोड़ा आगे बढ़ा है, अब तुम अकेले ही नहीं हो, सबसे तुम पृथक हो, भिन्न हो, अनेक हो, अरूपी हो। माना कि तुम अरूपी हो, यह देह सो तुम नहीं, देह में बैठा विधेयी को पहचानने की कोशिश करो, अंदर आत्म तत्व को जानने की पहचान करो। जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीता है वही व्यक्ति भेद विज्ञान को कर सकता है। भेद विज्ञान का मतलब होता है देह अलग और आत्मा अलग। चर्चाएं तो बहुत कर लेते हैं, भेद विज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन भेद विज्ञान का अनुभव बिरले ही व्यक्ति कर पाते हैं। यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी भेद विज्ञान सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, वह भी भटक जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं जिसको आत्मा का बोध हो जाता है, आत्मानुभूति होने लगती है, वही भेद विज्ञान सही तरीके से कर पाता है। क्या कहा है? तू चेतन अरु देह अचेतन, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछड़े जो पय अरु पानी। तू देह है, यह देह है, जड़ है, और आत्मा चेतन है। यह शरीर तुम्हारा जड़ है और आत्मा चेतन है। इस शरीर की जड़ता पर मत उलझो। शरीर के अंदर बैठने वाला, जो देह से देहातीत बनने वाला है, जो मूर्ति के अंदर मूर्तिमान है, उसकी पहचान हमें होना चाहिए। मूर्तिमान को जानो, और जानो ही नहीं, पहचान करो। बंधुओं, ये नित्य भावना हमारे लिए बहुत बढ़िया संदेश देती है। संदेश हमारा वह होना चाहिए कि शरीर में रहने वाले की पहचान होना चाहिए। एक दिन तुम्हारा शरीर यहीं छूट जाएगा, एक दिन तुम्हारा शरीर यहीं नष्ट विनष्ट हो जाएगा। यह शरीर नाशवान है। इस नाशवान शरीर से अजर अमर शाश्वतता को पाना है तो वह आत्म तत्व है। इसका बार बार चिंतन हमारा होना चाहिए, बार बार मनन होना चाहिए कि यह देह तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी।
ज्ञानी हमेशा चेतन की ओर दृष्टि रखता है, चर्म की ओर नहीं, मर्म की ओर दृष्टि होना चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। बोलो, आप देख सकते हैं अपने आप को? इन चर्म चक्षुओं से तुम संसार और संसार की चीजों को देख पाओगे, लेकिन संत कहते हैं यदि तुम्हें देखना है तो चर्म चक्षुओं से नहीं देखना है, मर्म चक्षु से देखना है। मर्म यानी ज्ञान। ज्ञान की जो आंख होती है वह सम्यक दर्शन होता है, और जो जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वो सम्यक दृष्टि कहलाने लगता है। अब उसकी दृष्टि में बाहर ही नहीं दिखता है, बाहर से हटकर अपने अंदर की ओर देखने की कोशिश करता है। यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक दृष्टि एक बार सम्यक को प्राप्त कर लेता है, उसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाता है। वह बाहर के रूप को नहीं देखता है, अब उसकी दृष्टि में स्वरूप सिर्फ स्वरूप रहता है। बाहर का रूप तुम्हारा अनेक प्रकार का हो सकता है, बाहर के रूप में भिन्नता हो सकती है, लेकिन आत्मा के रूप में भिन्नता नहीं होती है। एकमात्र आत्म स्वरूप होता है। तुम किसको देखते हो बताओ? इन आंखों से तुम किसको देखते हो? बोलो जी, इन आंखों से आप किसको देखते हो? शरीर को देखता हूं, गोरेपन को देखता हूं, कालेपन को देखता हूं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई विद्रूप है, कोई रूपवान है। इन आंखों से तो यही देखा जा सकता है कि कौन क्या कर रहा है, पर मुझे क्या करना है। ये जिस दिन तुम्हारी दृष्टि हो जाएगी वही कहलाएगा आत्म स्वरूप। आत्मा की तरफ तुम्हारी दृष्टि होना ही अन्यत्य भावना भाने का सार है। आत्मा पर दृष्टि हो, आत्म केंद्र पर दृष्टि हो। एक बार ऐसा हुआ, 4 मूर्ख राजा जनक के दरबार में कविता सुनाने के लिए पहुंचे। नहीं, राजा भोज को कविता सुनने का बड़ा शौक था। सब लोग कविता सुनाने जाएं और राजा भोज को जिसकी कविता अच्छी लगती थी उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था। इन मूर्खों के मन में भी विचार आया कि राजा भोज का दरबार खुला है, अपन भी कविता सुनाने चलते हैं। मूर्ख तो मूर्ख होते हैं। चारों ने प्लानिंग की, गए कविता सुनाने के लिए। तो जैसे घर से निकले, घर से निकलते हैं, एक जगह चरखा चल रहा था। एक जगह चरखा चल रहा था तो पहले वाले ने कहा कि मेरी कविता तो बन गई। क्या बनी, सुनाइए। चरर मरर चरखा चले, पहली कविता बन गई। चरर मरर चरखा चले, थोड़े आगे बढ़े, दूसरे ने देखा मेरी कविता बन गई। क्या देखा भाई, आप भी सुना दो। उसने देखा कि एक कोलू चल रहा था, कोलू चल रहा था, उसमें बैल जुते हुए थे। तो देखता क्या है, कोलू का बैल खली भुस खाए। पहले वाले ने क्या कहा, चरर मरर चरखा चले, दूसरे ने कहा कोलू का बैल खली भुस खाए। अब तीसरे वाले से बोला, थोड़े आगे बढ़े, देखता क्या है कि सामने से एक व्यक्ति तीर कमान लेकर के चला आ रहा है। तो तीसरे वाले से बोला, भाई आप भी कुछ कविता बनाओ, पहुंचने वाले हैं राजा भोज के दरबार में, सबको कविताएं सुनाना है और सबको स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेगी। एक सामूहिक कविता थी जो 4 लोगों के बीच में। वज्र मूर्ख थे। अब तीसरे वाले से कहा कि तुम अपनी कविता सुनाओ। तो उसने कहा, इतने में आ गए तीर कमंद, इतने में आ गए तीर कमंद। अब चौथे वाले से कहा आगे चलते चलते, भाई आप भी अपनी कविता बनाओ। बोले मैं आंसू कवि हूं, मैं आशिक आंसू कवि हूं, मैं देख करके कविता बनाऊंगा राजा को। अच्छा, चारों मिलकर के राजा भोज के दरबार में पहुंचते हैं।
और निवेदन किया कि मैं चारों लोग एक सामूहिक कविता सुनाने के लिए आया हूँ। राजा ने स्वागत किया, वो सुनाइए। तो पहले वाले ने सुनाया, चरर मरर चरखा चले। दूसरे वाला कहता है, कोलू का बैल खली भुस खाए। तीसरा कहता है, इतने में आ गए तीर कमंद। चौथा वाला कहता है, देखते ही देखते राजा भोज मूरख चंद है। राजा भोज मूरख चंद, ये क्या है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मूरख चंद कहते। मंत्रीगण बैठे हुए थे, मंत्रीगणों ने बात समझ ली। राजा गड़बड़ नहीं करना, वो सही कह रहे हैं। राजन गड़बड़ नहीं करना है कि उसने जो कहा है कि राजा भोज मूरख चंद, वो सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं? राजा पूछता है। देखिए राजन, मंत्री उत्तर देता है। पहले वाले ने कहा, चरर मरर चरखा चले। दूसरे ने कहा, कोलू का बैल खली भुसकाए। तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। ये बात तो समझ में आ गई, पर ये कैसे कहा कि राजा भोज मूरख चंद? बोले इसका भी अर्थ है, सुनिएगा। जो चरर मरर चरखा चल रहा है, इस संसार का चक्र चल रहा है, 24 घंटे चक्र चल रहा है। इसका अर्थ ही होगा, अच्छा तेली का बैल खली भूस खाए, इसका मतलब क्या है? बोले जो तुम भोगों को भोग रहे हो, पंचेंद्रियों के, एक खली भूस की तरह तुम भोग रहे हो। अनेक जन्मों में तुमने किया तो यही है, 4 संज्ञाओं से व्यापार किया, आहार भय मैथुन और परिग्रह, इसके अलावा तुमने क्या किया है? बात तो सही है। अब तीसरी बात, इतने में आ गए तीर कमंद, इसका मतलब और क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सामने काल चक्र खड़ा है तीर के रूप में, फिर भी तुम समझ नहीं रहे, तो राजा मूरख चंद नहीं तो और क्या हो? राजा मूरख चंद नहीं हुए तो और क्या हुए हो? बंधु, ये कहानी राजा भोज की नहीं है, जितने भी यहाँ बैठे हैं सबकी कहानी है। जरा दिखा देना सब कौन कौन मूरख चंद बैठे यहाँ पर, दिखा दो। ये राजा भोज की ही घटना नहीं है, हर इंसान के जीवन की घटना है। बंधुओं, जब तक तुम अपनी आत्मा की पहचान नहीं करोगे, जब तक तुम देह से भिन्न आत्मा को नहीं जानोगे, चेतन को नहीं समझोगे, तो अचेतन में उलझते हुए चले जाओगे, अचेतन में उलझते रहोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।